मेरी सबसे बड़ी ताकत जो है ना, वो टीम फॉर्मेशन में है। और मैं फेडरल स्ट्रक्चर को लेटर एंड स्पिरिट एंड विद लुब्रिकेटिंग एटीट्यूड, मैं चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर की एक टीम की कल्पना करता हूँ। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एक टीम होकर के काम करें। स्टेट एंड सेंटर ये कलीग हैं, कॉम्पिटिटर नहीं है। कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स होना चाहिए, कोऑपरेटिव एजेंडा होना चाहिए। ये रुख बदलने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एहसास था उन 13 सालों का जो उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए महसूस किया। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की संघीय सोच को सही मायनों में जमीन पर उतारने का जतन शुरू किया और बना दी टीम इंडिया। एक ऐसी टीम जिसमें कोई खुद को दाता या भगवान न समझे, बल्कि मिलकर साथ चलने की प्रेरणा बने। वो टीम जिसमें केंद्र और राज्य बराबर के भागीदार हों और आगे बढ़ने के लिए हाथ बढ़ाएं। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। टीम इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी जीत यही है कि विरोधी खेमे या उनके आलोचक भी कामकाज, सोच और कार्यप्रणाली को लेकर उनके मुरीद हो गए हैं। 100% भ्रष्टाचार रहित सरकार आज भारत में चल रहा है, ये आपके नेतृत्व में चल रहा है। केंद्र सरकार और राज्यों के बीच की खाई को पाटकर नरेंद्र मोदी ने गैर भाजपा शासित राज्यों को भी बिना किसी भेदभाव के वो दिया जो उनका हक था, लेकिन जिसे पहले की सरकार देने से कतराती थी। अब सब साथ चल भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं और सबका स्वर भी एक है, क्योंकि नए भारत की ये टीम इंडिया है। സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള ഭരണകർത്താക്കളെ സമീപിച്ചപ്പോൾ വളരെ ക്രിയാത്മകമായ പ്രതികരണമാണ് അവർ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായത്. രാഷ്ട്രീയമായി ഞങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന നില നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ ആ രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതയുടേതായ പ്രത്യേകതയൊന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് വസ്തുത. प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले योजना आयोग जैसी संस्था को लेकर बड़ा फैसला किया। यूं तो योजना आयोग की स्थापना केंद्र और राज्य के संबंधों को मजबूत करने के लिए, राज्यों के सहयोग के लिए हुई थी, लेकिन शायद राजनीतिक द्वंद्व और संकीर्ण सोच के चलते ये अपने मूल उद्देश्य से भटक गई थी। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने भी इस संस्था और संस्था के तारनहारों का रवैया झेला था। योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया तमाम राज्यों के चुने हुए मुख्यमंत्रियों को इंतजार तक करवा देते थे।
इतना ही नहीं, राज्यों को आवंटित होने वाले अनुदान में ही राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं समझी जाती थी। अपने तरीके से ही योजना आयोग चलता था। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते प्रधानमंत्री मोदी जब भी दिल्ली आए तो उन्होंने योजना आयोग की बैठकों में इस रवैये के खिलाफ मुखर आवाज उठाई। आजादी के बाद कई वर्षों तक केंद्र और राज्य के संबंधों में हमेशा तनाव रहा। केंद्र में बैठे हुए लोग मानते थे हम कुछ खास है और राज्यों को वो कुछ गिनते ही नहीं थे। मैं भी बहुत लंबे अरसे तक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं और इसलिए मुझे भली भांति पता है कि केंद्र का राज्यों के साथ ये व्यवहार देश का भला नहीं करेगा और इसलिए हमने आते ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही, कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात कही, नीति आयोग का निर्माण किया और अब दिल्ली अकेला देश नहीं चलाएगा। अब देश एक खंभे पर नहीं, सभी राज्यों का एक एक खंभा मिला करके 30 खंभों पर देश आगे बढ़ेगा, ये हमने सोचा है। खास बात यह है कि मोदी एक तरह से संघीय गणराज्य की अवधारणा के तहत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नेतृत्व करते थे। लोकतंत्र में राज्यों के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी और उसकी जरूरतों के लिहाज से आयोग फैसले ले, इसके लिए मोदी तथ्यों और सटीक तर्कों के साथ यहाँ पर बात रखते थे। यहाँ तक कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अन्य राज्यों वाली कांग्रेस सरकारें भी नरेंद्र मोदी से ही उनकी बात रखने की अपेक्षा रखती थी। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को भंग कर उसकी जगह नीति आयोग का गठन कर दिया। नीति आयोग के थिंक टैंक को जिम्मेदारी दी गई कि केंद्रीय योजनाओं को लागू करने के लिए तालमेल राज्यों से बढ़ाया जाए और प्रक्रिया को संघीय व्यवस्था के अनुरूप संचालित किया जाए। नाम और काम दोनों ही बदले। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि किसी संस्था में थोड़े बहुत परिवर्तन से उसका रवैया नहीं बदला जा सकता, जो कि लंबे समय से चलता आ रहा हो। इसलिए उन्होंने नाम और कार्यप्रणाली बदलकर राज्यों को सम्मान और योजनाओं के लिए मिलने वाले धन के आवंटन में प्रदेशों की भागीदारी भी सुनिश्चित की। 2015 की स्टेट या 2014 की स्टेट या 2010 की स्टेट, 21वीं सदी की स्टेट्स वो स्टेट नहीं है जो पिछले डिकेड्स की स्टेट्स थी। उनकी अपनी कैपेसिटी डेवलप हो गई है, उनकी ज़रूरतें बदल गई हैं और उनको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए संसाधन से ज़्यादा आइडियाज़ की ज़रूरत है कि कैसे वो नीतियाँ बनाएं, कैसे विकास के प्रोग्राम बनाएं, ताकि जो परिवर्तन है जिसको पहले हम कहते थे कि इंक्रीमेंटल परिवर्तन की ओर जोर दिया गया था, लेकिन अब जो है ट्रांसफॉर्मेटिव परिवर्तन जिससे पूरा उसको किया जाए, उस पर एक जोर दिया गया है। तालमेल बढ़ाने के साथ ही साथ सहकारी संघवाद को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को मंजूर किया और केंद्र की तरफ से राज्यों को दिए जाने वाले फंड में बढ़ोतरी कर दी गई। टीम इंडिया की सोच को आगे बढ़ाते हुए 2016 में एक और बड़ा फैसला लिया गया, जीएसटी कानून को पास करने का, जिससे राज्यों की आय में बढ़ोतरी होने लगी। एक देश और एक कर की अवधारणा दशकों से चली आ रही थी। प्रयास भी पूर्ववर्ती सरकारों ने किए, मगर संघीय ढांचे के प्रति प्रधानमंत्री की निष्ठा और कर्मठता का नमूना था कि असंभव सा दिखने वाला काम भी हुआ। जो राज्यों का शेयर था वो 32% से बढ़ाकर 42% किया गया। ये जो इतना बड़ा बदलाव आया, उसके पीछे एक मुख्य कारण था कि अभी तक मतलब उस वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले तक बहुत बड़ी संख्या में केंद्रीय योजनाएं हुआ करती थी और उसमें राज्य सरकारें
अपना हिस्सा डालती थी और इस प्रकार से कहा तो यही जाता था, सब उसका भाव भी यही था कि लोगों को लाभ हो, जन कल्याणकारी योजनाएं बने। लेकिन हुआ ये कि आपने केंद्र में सब राज्यों के लिए योजनाएं बना दी, वन साइज फिट्स ऑल। कोई पहाड़ी इलाका है, कोई समतल इलाका है, कहीं गरीबी ज़्यादा है, कहीं गरीबी कम है, कहीं मौसम अलग प्रकार का है, दूसरे अलग, तो उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग हैं। टीम इंडिया की तरह मिलकर चलने और लक्ष्य हासिल करने के मंत्र पर बढ़ने के सकारात्मक नतीजे भी देश देख रहा है। राज्यों के बीच ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने के लिए बेहतर सहूलियत की दिशा में बड़े कदम उठाए गए। इस कड़ी में महत्वपूर्ण कदम विश्व बैंक और औद्योगिक नीति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है। वाणिज्य मंत्रालय का एक हिस्सा पदोन्नति विभाग है। उसने राज्य सरकारों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने में भी मदद की है। प्रधानमंत्री के कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की भावना का जीता जागता उदाहरण है गुजरात के राजकोट का ये बस अड्डा, जिसे बस पोर्ट का नाम दिया गया है। ये अकेला नहीं बल्कि राज्य के तमाम बस अड्डों का आधुनिक तरीके से कायाकल्प कर बस स्टैंड को एयरपोर्ट जैसी सुविधा के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के आधार पर विकसित करने की पहल नरेंद्र मोदी ने की। इन बस पोर्ट में शॉपिंग मॉल, विशाल वेटिंग हॉल, पैसेंजरों के लिए लगेज ट्रॉली, बस की समय सारणी के लिए एलईडी और आरामदायक बैठक व्यवस्था जैसी तमाम यात्री सहूलियतें उपलब्ध हैं, जो मुसाफिरों के लिए वरदान से कम नहीं। अब ऐसे ही बस पोर्ट गुजरात की तर्ज पर पूरे देश भर में बनने की तैयारी भी है और शुरुआत भी हो चुकी है। राजकोट का बस स्टैंड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एयरपोर्ट जैसी यहाँ की फैसिलिटीज है और यहाँ पे सिर्फ खाने पीने का ही नहीं, साफ सफाई, बैठने उठने का सब परफेक्ट है। तो यहाँ की बसेस बहुत अच्छी होती है और टाइम टू टाइम सर्विस देती है। यहाँ मैं जो खड़ी हूँ वह जगह राजकोट का एसटी बस स्टॉप है और ये एसटी बस स्टैंड किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। इसे आप यहाँ इतनी सुविधा मिलती है कि जैसे कि एयरपोर्ट में जो कोई सुविधा है उतनी ही सुविधा हमें यहाँ मिलती है। प्राइवेट बस की जगह और मैं तो सबको यही कहूँगी कि एसटी की मुसाफरी करो, यहाँ एक बार आकर देखो कि यहाँ का इतनी सुविधा यहाँ आपको मिलती है। अब आप समझिए कि राज्यों को ये रैंकिंग कैसे दी जाती है। इसकी प्रमुख कसौटी है 340 सूत्रीय व्यापार सुधार कार्य योजना और राज्यों द्वारा इसके कार्यान्वयन की डिग्री। 2016 की रैंकिंग दर्शाती है कि कम आय वाले कई राज्यों ने सूचकांक में अपनी स्थिति में सुधार किया है। देश के प्रतिष्ठित और जाने माने व्यक्तित्व और उद्योगपति नारायण मूर्ति ने भी प्रधानमंत्री मोदी के विजन और मिशन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तारीफ की। Mr. Modi has been acknowledged as one of the finest administrators in the country. There is no doubt about it. When I go to Ahmedabad and I come here, when I look at the power situation here, when I look at the quality of roads, when I look at the other infrastructure, it is very, very clear, just from the data on the ground, that this state has performed extremely well. कोरोना महामारी से लड़ाई के दौर में देश की टीम इंडिया का वो सकारात्मक पहलू सामने आया जिसने देश को एक साथ बांधा। केंद्र से टकराव के मूड में रहने वाले अरविंद केजरीवाल ने महामारी से निपटने के मामले में मिले सहयोग के लिए केंद्र का धन्यवाद दिया और प्रधानमंत्री की भी तारीफ की। दूसरी तरफ हमने देखा कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी केंद्र से मिले तमाम सहयोग के लिए नरेंद्र मोदी का बार बार धन्यवाद किया। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए टीम इंडिया या संघीय गणराज्य के तहत काम करने की मोदी की शैली का ये एक बड़ा उदाहरण था। केवल संवाद ही नहीं बल्कि पूरे देश को खाद्यान्न वितरण के मामले में एक बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया गया। एक टीम इंडिया की अवधारणा के साथ स्कीम केंद्र सरकार लाई और राज्यों के सहयोग से खाद्यान्न को घर घर तक सुलभ बना दिया गया। खाने पीने के साथ साथ पूरे देश में मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराना और उसको अमली जामा पहनाने में भी
केंद्र और राज्यों के बीच दलगत भेदभाव कहीं नहीं आ रहे। ये परिपक्व होते लोकतंत्र और मजबूत होते संघीय ढांचे की सबसे बड़ी मिसाल है। गुजरात में तो गुजरात के स्थापना काल से ही शराबबंदी लागू है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद के पदभार ग्रहण करने के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अनेकों वर्षों तक 12 वर्षों तक वहां के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने भी मजबूती से शराबबंदी को लागू किए रखा। मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर पर हम अपने आप को समर्पित करें। जब हमारा समाज शराब मुक्त होगा, नशा मुक्त होगा, तो बिहार और देश नई ऊंचाइयों की ओर जाएगा और आगे तरक्की करेगा। इन कदमों के साथ ही साथ देश में चल रहा स्वच्छ भारत अभियान टीम इंडिया के कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का सबसे बड़ा प्रतीक बना है। स्वच्छ शहरों की प्रतिस्पर्धा से संघवाद की सोच और मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट मानना है कि जब तक कोई भी मुद्दा जन से ना जुड़े, मतलब कोई भी मिशन बिना जन आंदोलन बने सफल नहीं हो सकता। स्वच्छ भारत अभियान इसकी एक मिसाल है कि कैसे स्कूलों में बच्चे तक सड़क पर कूड़ा फैलाने वालों पर बड़ों को टोक देते हैं। जाहिर है कि इस तरह के संघीय संस्कारों से ही देश न सिर्फ साफ दिखता है, बल्कि स्वच्छ वातावरण भी बनना असंभव नहीं। रेलवे में ब्रिज बन गया है, लेकिन दोनों तरफ कनेक्टिविटी नहीं। 2-2 साल ऐसे लटकता पड़ा है ब्रिज। कभी दोनों और कनेक्टिविटी बनी है, ब्रिज नहीं बन रहा है। क्यों? तो या तो वो सरकार हमें पसंद नहीं है, या डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की सुनता नहीं है। साइलों में काम चलता है, सैकड़ों प्रोजेक्ट। इतना ही नहीं, एक गांव में रेल जाती है, अब गांव में धीरे धीरे रेल की उस तरफ बस्ती बनने लग गई। अब पीने का पानी ले जाने की पाइप डालनी है, रेल वाले अड़ जाते हैं। 2-2 साल तक पाइप ले जाने की परमिशन नहीं देते थे। मुझे बताइए भाई, उसका क्या गुनाह? सरकार किसी की भी हो भाई, लेकिन उस गांव वाले का क्या गुनाह कि जो रेल के नीचे पाइप ले जाकर के बेचारे को दूसरी ओर पानी देना नहीं देते थे। हमने सरकार में आकर के पहला हुक्म मैंने किया कि ये जो इतनी चीजें उसको क्लियर करो, और मैं आज गर्व से कहता हूं हमने सबको क्लियर कर दिया। वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जब कहते हैं कि सभी राज्य जब मिलकर विकास करेंगे तो ही भारत विकास करेगा, वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीयता पर मुखरता का मोदी का सूत्र वाक्य वास्तव में देश के हर शहर, कस्बे और गांव की बात कर रहा है। जाहिर है कि ये सब राज्यों के अंतर्गत है, इसलिए केंद्र से राज्यों को हर तरीके की मदद और उनकी अपेक्षाओं के मुताबिक नीतियां बनाकर देश के आखिरी आदमी को स्वावलंबी बनाने की दिशा में सरकारें आगे बढ़ रही हैं, जो एक विकसित और सभ्य समाज की पहचान है। मतलब ये हुआ कि देश उस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है जिस राह पर इसे बढ़ना चाहिए। हालांकि ये केवल सफर की शुरुआत है और कारवां अभी और बड़ा करना है। इसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है। खास बात है कि सहकारी बैंकों से लेकर सहकारी क्षेत्र से जितने लोग रोजगार से लेकर जीवन यापन से जुड़े हैं, किसी और क्षेत्र में नहीं है। इसके बावजूद इस पर कभी ध्यान नहीं गया। अब नरेंद्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय बनाकर एक और बड़ा मील का पत्थर रख दिया है। सहकारिता आंदोलन से महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन भी जुड़ा हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सहकारिता से परोक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर देश के 40 करोड़ लोग जुड़े हैं। जाहिर है कि इससे राज्य और उनके बाशिंदे मजबूत होंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को टीम इंडिया के जरिए प्रधानमंत्री ने यथार्थ रूप दिया है और कदम से कदम मिलाकर देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते
राहें कहां बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो।